लेकिन आजकल ऐसा क्या हो रहा है कि 18-18, 20-20 साल के बच्चे गंजे हो रहे हैं। तो इसलिए जो बोल रहे हैं ना कि पहले ओल्ड एज के बाल अच्छे थे लेकिन आजकल यंग एज में ऑल्दो वो जेनेटिक है, हार्मोनल है, लेकिन जल्दी एज में स्टार्ट होना यही। कि अगर हमारे हमारे बाल झड़ रहे हैं तो बतौर कि हम मेडिसिन ले, हम घरेलू नुस्खे क्या हम इसमें कुछ कर सकते हैं या फिर हम किन बातों का ध्यान रख सकते हैं जिससे कि हमारे बाल कम झड़े। इसके लिए आपको डर्मेटोलॉजिस्ट से अपने कंसल्ट करना है। जो आदिवासी हेयर ऑयल है, और ये आज से नहीं पिछले 2-3 साल से है कि हमारे न जाने 400 साल पहले दादा परदादा ने ये तेल बनाया था, आज तक लोगों के बाल आ रहे हैं। पता नहीं ये सोशल मीडिया पे जो दावे और इसमें कितनी सच्चाई है। फिर लोग बस उनका एक मार्केटिंग है, उनको करना है 6 महीने अपना काम चलाना है, जस्ट बाइंड अप होके हमारे जो सोशल मीडिया पे चल रहा है त्राया, ये त्राया हेयर प्रोडक्ट वो कुछ देता है और उसमें वो बोलता है कि हम बिल्कुल कस्टमाइज देते हैं, बिल्कुल जो जो हम सोचते हैं कि हर पेशेंट में एक फिक्स दवाई चलेगी, उनका वही एक कंपनी है, वही फिक्स शैम्पू देना है, ऑयल देना है, वो सब चलता रहेगा। तो नमस्कार, मैं हूं अभिनव राज। राजस्थान वन के हेल्थ न्यूज चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आया हुआ हूं जयपुर के एक क्लिनिक में और ये रही मैम का नाम है डॉक्टर अनीता विजय और हम मैम से बात करेंगे। मैम है और डर्मेटोलॉजिस्ट और मैम से बात करेंगे स्किन प्रॉब्लम से लेकर के जो बाल झड़ने की समस्याएं हैं जो कि बहुत आजकल आम हो चुके हैं। आपने भी देखा होगा 18-18, 20-20 साल के जो बच्चे हैं वो गंजे हो गए हैं। तो क्यों ये होते हैं? अगर ऐसा हो रहा है, अगर किसी का बाल बहुत ज्यादा झड़ रहा है तो हम उससे कैसे निजात पा सकते हैं, हम मैम से हर एक पक्ष पे बात करेंगे। जी मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। ठीक, गुड मॉर्निंग। मैम मैं आपसे तो पहले तो यही सवाल से शुरू करना चाहूंगा कि बाल आखिर आज से अगर हम 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले जाएं तो बाल झड़ने की समस्या इतनी अधिक नहीं थी। इनफैक्ट मैं अपने गांव में देखता हूँ जो बुजुर्ग हैं उनके भी अच्छे बाल होते हैं। लेकिन आजकल ऐसा क्या हो रहा है कि 18-18, 20-20 साल के बच्चे गंजे हो रहे हैं, वो न जाने सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर के क्या से क्या दवाई ले रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पहले के लोगों का जो पॉल्यूशन लेवल हम देखें, पहले बहुत अच्छा था, आपको डाइट अच्छी मिल रही थी, पॉल्यूशन वगैरह बहुत कम था। तो इसलिए जो बोल रहे हैं ना कि पहले ओल्ड एज के बाल अच्छे थे लेकिन आजकल यंग एज में ऑल्दो वो जेनेटिक है, हार्मोनल है, लेकिन जल्दी एज में स्टार्ट होना यही पॉल्यूशन, आपका लाइफ़स्टाइल, आपका जो फूड है, वो सब कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है। तो क्या मैम हम इन चीज़ों से बच सकते हैं? जैसे आजकल के जो भी छात्र हैं या फिर जो भी युवा हैं, उनका ये सवाल होता है कि अगर हमारे हमारे बाल झड़ रहे हैं तो बतौर कि हम मेडिसिन लें, हम घरेलू नुस्खे क्या हम इसमें कुछ कर सकते हैं या फिर हम किन बातों का ध्यान रख सकते हैं जिससे कि हमारे बाल कम झड़े? बिल्कुल। देखो, सबसे पहले तो ये नहीं है कि इसके लिए आप आपने प्याज का प्याज का रस लगा लिया या कोई शैम्पू चेंज कर लिया, उससे आपके बाल ग्रो हो जाएँगे, बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए आपको डर्मेटोलॉजिस्ट से अपने कंसल्ट करना है। ये नहीं, आजकल बहुत सारे मार्केट में ऑयल आते हैं, बहुत सारे है, कोई बालों में घिस रहा है, आदिवासी ऑयल है। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास, अगर एक ऑयल लगा के बाल आ जाते, तो जो 90% मेल लोग हैं बाल्ड हो रहे हैं, वो नहीं होता। मैम ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग बताया। जो आदिवासी हेयर ऑयल है और ये आज से नहीं पिछले 2-3 साल से है कि हमारे न जाने 400 साल पहले दादा परदादा ने ये तेल बनाया था, आज तक लोगों के बाल आ रहे हैं। पता नहीं ये सोशल मीडिया पे जो दावे और इसमें कितनी सच्चाई है। सर, काफ़ी लोग बस उनका एक मार्केटिंग है, उनको करना है 6 महीने अपना काम चलाना है, जस्ट बाइंड अप होके हमारे पास यहाँ पेशेंट लेके आते थे ऑयल, मैम ये देखो हमने 1 साल तक लगा लिया, कोई काम नहीं कर रहा है। तो ऐसा नहीं है, हमें मेडिकली उसको समझ के बाल क्यों झड़ रहे हैं उसको ट्रीट करना है। काफ़ी पेशेंट हमारे पास 18 साल के पेरेंट्स लेके आते हैं, मैम हमारे तो इस एज में झड़ा है, अब इनके रोक लो। तो हम उनको बिल्कुल, अगर प्रॉपर उन्होंने 6-7 मंथ कंटिन्यू ट्रीटमेंट ले लिया तो काफ़ी हद तक बाल उनके रुक जाएँगे। मैम एक और सुनने में आया है जो सोशल मीडिया पे चल रहा है त्राया, ये त्राया हेयर प्रोडक्ट वो कुछ देता है और उसमें वो बोलता है कि हम बिल्कुल कस्टमाइज देते हैं, बिल्कुल जो पेशेंट होते हैं उसके हिसाब से हम कस्टमाइजेशन वो करते हैं और हम उसे वो प्रोडक्ट देते हैं। तो उसमें आपको क्या लग रहा है, क्या वो भी आदिवासी की तरह है या फिर वो उससे कुछ बेटर परफॉर्मेंस करता है? देखो, आदिवासी की तरह तो नहीं है, जैसे आपने सुना होगा एक मिनॉक्सिडिल है, बिल्कुल वो देते हैं, कुछ लोगों में काम भी कर जाता है। बट एक जो हम सोचते हैं कि हर पेशेंट में एक फिक्स दवाई चलेगी, उनका वही एक कंपनी है, वही फिक्स शैम्पू देना है, ऑयल देना है, वो सब चलता रहेगा। तो वो ठीक है, कुछ लोगों में काम कर गया कि मिनॉक्सिडिल आप भी लगाएँगे तो असर कर, लेकिन मिनॉक्सिडिल को किस डोज़ में लगाना है, कैसे लगाना है, कब किस तरह से कम करना है, वो सब चीज़ें आनी चाहिए। और उसके साथ में आपको और क्या सप्लीमेंट ऐड करने हैं, कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन दी जाती है। ऐसा नहीं कि बस सेम ही फ़ॉर्मूला मैंने आपको दे दिया, मैंने इनको दे दिया, ऐसा नहीं है। अच्छा मैम, किस एज के बाद अगर वो बाल किसी का झड़ता हो तो वो बिल्कुल नेचुरल वो कॉज है, मतलब वो चलता है चलो ठीक है।
एक तो वो एज होगा ना, कोई एज लिमिट कि भाई चलो इसके बाद अगर तुम्हारा बाल झड़ रहा है तो नेचुरल कॉज ये हो सकता है। नहीं, मेल के अंदर जो है वो एक जेनेटिक है, मेल पैटर्न बाल्डनेस, मतलब जो 90% मेल में एक भगवान की देन है कि उनके जो फ्रंटल एरिया होता है, जैसे हम बता सकते हैं इस तरह का, अगर आप इसको फोकस करें, ये एक मेल पैटर्न बाल्डनेस है। ये आपके जो फ्रंट के बाल है वो आगे सेंसिटिव हो जाते हैं आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से। तो ये है कि जिसको जिस एज में स्टार्ट हो गया है, अगर जल्दी एज में स्टार्ट हो गया है, तो अगर आपने इनिशियली मेडिसिन लेना, ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर दिया है, तो आपके बिल्कुल बाल रुक जाएंगे। हम आपको गंजे होने से बचा सकते हैं। बस ये है कि अगर आपकी हेयर लाइन रिसीडिंग होना स्टार्ट हो गई, आप तुरंत दिखाइए, तुरंत ट्रीटमेंट ले लिए, आगे वो नहीं बढ़ेगी। मैम हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर आपका क्या मानना है? चूंकि मैंने देखा कि आप भी हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, तो किस एज के लोग हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं जिसमें कि ज़्यादा संभावना है कि भाई तुम्हारे बाल आ जाएंगे? अब 60 साल का कोई इंसान अगर हेयर ट्रांसप्लांट करा ले तो क्या उसमें भी ये संभावना होती है? बिल्कुल, हेयर ट्रांसप्लांट का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है या कोई एज लिमिट नहीं है। बट हेयर ट्रांसप्लांट के साथ-साथ अगर आप जैसे आगे से स्टार्ट करते हैं, फ्रंटल हेयर लाइन को कवर करते हैं, तो आपको पीछे बैक के बालों को बचाने के लिए भी ट्रीटमेंट लेना चाहिए। एज क्राइटेरिया कोई नहीं है, 60 के कराओ, 70 के कराओ। कुछ टेस्ट और कुछ पैरामेडिकल साइंस की होता है कि अपने को टेस्ट वगैरह, अगर पेशेंट उसके अंदर फिट हो रहा है, पेशेंट फिट हो रहा है, तो आप किसी भी एज में करा सकते हैं। आपका और डॉक्टर मैम ही कितना खर्च कितना आ जाता है हेयर ट्रांसप्लांट में? देखो, अच्छी जगह से कराएँगे, आपका 60,000 से लेकर 1 लाख तक का एक बेसिक खर्चा है, उसमें आराम से ट्रांसप्लांट हो जाता है। तो क्या ये 100% का सक्सेस रेट है या फिर उसमें भी होता है कि हमने हेयर ट्रांसप्लांट करवा भी लिया लेकिन फिर भी हमारे बाल नहीं है, ऐसा भी होता है? बहुत डिपेंड करता है आप किससे करा रहे हैं। आप एक जो प्रोफ़ेशनल, अभी आपने काफ़ी सुना होगा कि डेंटिस्ट भी हेयर ट्रांसप्लांट कर रहा है, एक केस आपने सुना होगा। तो बहुत सारे लोग हैं, आप डेंटिस्ट ने कभी स्किन और हेयर के बारे में पढ़ा नहीं है और वो कर रहे हैं। तो आप लोगों के थ्रू एक कॉमन जनरल पॉपुलेशन से यही क्वेश्चन करना चाहूँगी, डेंटिस्ट ने कभी स्किन हेयर के बारे में पढ़ा नहीं है, या बहुत सारे जो कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हैं, तो वो कैसे हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं? वहाँ सक्सेस रेट में होती है। आप एक प्रोफेशनल डॉक्टर से कर रहे हैं जो इसमें सर्टिफाइड है, तो किसी तरह का आपका साइड इफेक्ट नहीं है। मैम स्किन डिजीज को लेकर आपसे कुछ बातचीत करनी है, जैसे कि आजकल आप देखते होंगे कि लोग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज करते हैं खुद को सुंदर दिखाने के लिए, किसी के फेस पे कुछ हो गया, तो वो जो हम मार्केटिंग से, जो हम एडवर्टीजमेंट से इन्फ्लुएंस होकर के हम जो वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज करते हैं, वो कितना मतलब ठीक रहता है? उसमें उससे उसका क्या साइड इफेक्ट है या फिर क्या उससे होता है? देखो, बिल्कुल, आप एक इन्फ्लुएंसर ने बता दिया मैं ये फेस वॉश यूज़ कर रहा हूँ, ये सही है, तो क्या हर स्किन के, आपने सुना होगा ड्राई स्किन होती है, ड्राई टू नॉर्मल होती है, ऑयली होती है, ऑयल टू नॉर्मल है, सेंसिटिव, तो उन सब के लिए अलग-अलग एक रूटीन केयर प्रोडक्ट है। ऐसा नहीं, एक ने यूज़ कर लिया तो वो सब पे फिट होगा। मैं तो यही कहना चाहूँगी, ये इन्फ्लुएंसर है, इनका काम है प्रोडक्ट को प्रमोट करना ये। अगर आपको अपना अच्छा रूटीन केयर चाहिए, तो आप एक डॉक्टर से कंसल्ट करके रूटीन केयर फॉलो कर सकते हैं। ऑनलाइन फेस के लिए प्रोडक्ट कभी भी बाय नहीं करनी चाहिए विदाउट डॉक्टर, क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास कितने पेशेंट आते हैं कि मैम ये प्रोडक्ट लगाया था, इससे रिएक्शन हो गई। ठीक है, एक दो को सूट कर गया, ठीक है, उनकी स्किन के अकॉर्डिंग हो सकता है ऑयली में ऑयली चला गया, लेकिन वही ड्राई स्किन में दे दिया तो उसको रिएक्शन होगी। जबकि जिस एक्ट्रेस या जिस एक्ट्रेस ने उसका विज्ञापन किया है, ये जरूरी नहीं कि वो खुद उस प्रोडक्ट को ऑफ कैमरा वो इस्तेमाल इस्तेमाल करता है या नहीं, है ना? वो कैमरे के सामने आके हमें तो बता देता है है ना? अभी क्या किसी एक्ट्रेस ने लक्स साबुन से नहाए होंगे? हमारे पास इतने अच्छे बॉडी वॉश है, तो सोचो वो कितने अच्छे यूज करते होंगे। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, प्रोडक्ट आप एक नॉर्मल वे में यूज कर सकते हैं, बट अगर आपको स्पेशली फेस के लिए, इनके लिए करना है, तो आपको डॉक्टर से ही कंसल्ट करके यूज करना चाहिए। मैम कोई कॉमन डिजीज जो कि आपको लगता है कि आजकल कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहे हैं त्वचा में, फेस में? फेस में बिल्कुल, अभी जैसे हम अगर ये मानसून सीजन की बात करें, तो सबसे जो कॉमन है और बेसिक बीमारी है स्किन की, फंगल इन्फेक्शन, जिसको लाल दाग भी बोलते हैं। बहुत बेसिक है, आप लोग स्टार्टिंग में कोई पेशेंट आ जाए तो हम 20 डेज से लेकर 1 महीने में उसको बिल्कुल सही कर देंगे। बट पेशेंट क्या होते हैं, इधर उधर से मेडिकल से दवाइयाँ लेके खुद लगाते रहेंगे, 3 महीने वो खुद परेशान होंगे, देन डॉक्टर के पास आएंगे, तो वो अपनी बीमारी को बढ़ा के आते हैं। इस तरह से आजकल काफ़ी कॉमन जो एलर्जी है, खुजली की प्रॉब्लम है, कॉमन है। बट अब पहले पेशेंट डायरेक्ट डॉक्टर के पास नहीं आता, पहले जाएगा वो नॉर्मल मेडिकल के पास में, तो अपनी बीमारी आप को बढ़ा देता है। आप मैम घरेलू नुस्खा और जो मेडिकल सेंटर पे जो हम वहाँ से मेडिसिन लेते हैं, उन दोनों में आप कैसे डिफर करते हैं? एक मैंने बचपन में किताब पढ़ी थी, घर का वैद्य ऐसे कुछ नाम दादी से। के नुस्खे। हाँ, दादी के नुस्खे या घर का वैद्य। तो उसमें लिखा रहता था कि आप प्याज का रस लगाओ, ये लगाओ और पता नहीं क्या-क्या। तो
वो और जो मेडिकल सेंटर पे खरीदते हैं, उन दोनों में क्या आपको लग रहा है? क्या घरेलू नुस्खे काम करते हैं या फिर हमें अंग्रेजी दवाइयों की ओर जाना चाहिए? देखो, हम आज भी बोलेंगे, जो पुरानी चीज़ें जो होती थी उसके पीछे एक लॉजिक ज़रूर होता था। बेसिकली प्याज का रस क्या करता है आपकी अगर बालों के लिए, वो स्किन को इरिटेट करके ब्लड सप्लाई बढ़ाता है। बट लेकिन वो उस लेवल तक नहीं बढ़ाएगा कि आपके ग्रोथ आ जाए। और पेशेंट और आजकल नहीं पता होता कि कितना लगाना है, क्या है, इरिटेट करके आ जाता है ये, तो वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होगा। पहले के ज़माने में मेडिकल साइंस कहाँ थी? लोगों के पास कुछ ऑप्शन नहीं होते थे। इसलिए वो ये सब चीज़ें करके और उसको करते थे। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं बताऊँ, स्किन टैग के लिए आजकल भी लोग है ना चूना लगाते हैं। रीज़न यही है कि वो बर्न करेगा और उसको हटा देगा। पहले के लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता था कि स्कार हो रहा है, घाव हो रहा है, ठीक है। आजकल के लोगों को एक फेस पे एक छोटा-सा निशान हो जाए, उसका फ़र्क पड़ता है। तो उसको एक तरीके से आप अगर हटाएँगे, तो हम बिना उसके किसी निशान के और उसको ईज़िली हटा सकते हैं। मैम, आखिरी सवाल कि आप आज के युवाओं को या फिर जो 25-30 साल के लोग हैं, आप उन्हें कौन से 3 टिप्स देना चाहेंगे? चाहे वो बालों को लेकर के हो या फिर उनको उनके फेस को, उनकी त्वचा को लेकर के, कोई 3 टिप्स मैम? या बिल्कुल, देखो मैं सबसे अपन एक साइंस के बियॉन्ड बात करते हैं, एक लाइफ़स्टाइल, जो आजकल मैं देख रही हूँ सबसे ज़्यादा बच्चों में, लाइफ़स्टाइल की वजह से ही हेयर लॉस ले लो, एक्ने प्रॉब्लम ले लो, लड़कियों में पीसीओडी की प्रॉब्लम है, ना वो एक्सरसाइज करते हैं, जंक फूड इतना ईट करते हैं, तो सबसे मेन उनका लाइफ़स्टाइल है। सेकंड चीज़, एक बेसिक रूटीन केयर में एक अच्छा फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन, ये तीनों चीज़ें बेसिक है। कई हमें बोलते हैं मॉइस्चराइज़र ही नहीं लगाते, बट वो एक बेसिक नीड है। और अपना डाइट अच्छा फॉलो कीजिए। धन्यवाद मैम, आप हमसे बात करने के लिए। अभी हमारे साथ मैम थी डर्मेटोलॉजिस्ट जो कि हैं डॉक्टर अनीता विजय, और ये जयपुर के मालवीय नगर में पड़ता है। मैं लोकेशन उसमें मेंशन कर दूँगा, अगर किसी को आना हो, बिल्कुल आप मैम के पास आइए और अपना ट्रीटमेंट करवाइए। धन्यवाद।